friends, welcome to my YouTube channel Knowledge and Education Adda. Friends, today we are going to start chapter 1 history, that is the rise of nationalism in Europe. फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। इस चैप्टर की 6 टॉपिक्स हैं। हमें यहाँ पर आज के इस वीडियो में जो है इसके पार्ट 1 को पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले आपको टॉपिक्स दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सेकेंड टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थर्ड टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1830 टू 1848। फोर्थ टॉपिक है आपका द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। फिफ्थ है आपका विजुअलाइजिंग द नेशन एंड द सिक्स्थ टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बट हम एक एक टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो डायग्राम बना है ये एक यहाँ पर फ्रांसीसी थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरियू। उन्होंने अपने इमेजिनेशन से, विजुअलाइजेशन से एक डायग्राम को ड्रॉ किया है। आप जानते हैं जैसे कि एक आर्टिस्ट होते हैं, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और उनके हर एक डायग्राम का, हर एक ड्राइंग का एक सेंस होता है। वही यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं, गॉड है, ठीक है। और नीचे के डायग्राम में आप देख रहे होंगे तो एक बड़ी सी स्टैचू खड़ी है जिसे हम कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और नीचे बहुत सारी यहाँ पे पब्लिक आपको दिख रही है और सारी पब्लिक्स जो है अपने हाथ में फ्लैग्स लिए हुए हैं और कुछ लोगों ने तो अपने हाथों में जो है राइट्स लिए हुए हैं इक्वालिटी के लिए कि, और ये सभी बहुत ही हैप्पी हैं। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये पब्लिक सभी बहुत ही खुश है। और खुश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे अब जो है इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। क्योंकि जैसे ही हमारी कंट्री में पहले यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, वैसे ही सारी कंट्रीज़ में हुआ था। लेकिन सभी कंट्रीज़ ने अपने आप को फ्रीडम डिक्लेयर करा है, बट एक टाइम के बाद। तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि इंडिया के अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोप है, यूरोप एक कंट्री नहीं है बल्कि यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। उसमें फ्रेंच आता है, इटली आता है और ब्रिटेन आते हैं और बहुत रूस वगैरह, रसिया वगैरह बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। और ये सारी कंट्रीज़ जो थी वो स्टार्टिंग में जो थी वहाँ पर भी जो है अपना खुद का एक नेशन नहीं था, वो इंडिपेंडेंस नहीं थे। लेकिन बाद में वो इंडिपेंडेंट हुए हैं और एक एक करके हुए, 1 बाय 1 हुए। और हमें यही चीज़ समझनी है कि वो कैसे हुए हैं और उनमें कैसे नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ है। तो नेशनलिज्म का अगर मैं आपको सेंस बताऊं तो यही होता है कि देशभक्ति की भावना, ठीक है, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि फ्रेडरिक सोरियू ने अपने एक इमेजिनेशन से इस डायग्राम को बनाया है और ये शो किया है कि सभी को जो है फ्रीडम मिलेगी और सभी इंडिपेंडेंट होंगे। जो नहीं हुए हैं वो अभी पीछे हैं और जो हो चुके हैं वो आगे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या इसमें लिखा है। In 1848, Frederick Souriau, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made of democratic and social republics. ये वर्ड आपको एक नया सुनने को मिल रहा है, ये डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। यहाँ पर 1848 में फ्रांसीसी एक आर्टिस्ट थे फ्रेंच की, फ्रेडरिक सोरियू। उन्होंने एक डायग्राम बनाई, एक वहाँ पे पेंटिंग बनाई बहुत ही सुंदर सी, और ये उन्होंने इमेजिन करके बनाई है। और इस पेंटिंग से यही क्लियर होता है कि लोगों के बीच में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स को कैसे क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, और मतलब वहाँ पर जो है किस तरह से वहाँ पर सोशल रिपब्लिक स्टार्ट हुई है, ये चीज़ इस डायग्राम से दिख रही है। इस पेंटिंग के जो है वो 4 पार्ट्स हैं और यहाँ पर जो आप देखे हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये डेमोक्रेटिक वर्ड क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जिस भी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट होती है, वो अगर गवर्नमेंट वहाँ की जो भी पीपल हैं, वहाँ की जो जनता है, उनके थ्रू अगर इलेक्ट की जाए, चुनी जाए, तो ऐसी कंट्री को हम वहाँ पर डेमोक्रेटिक कहते हैं या डेमोक्रेसी कहते हैं, वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट बनता है। एंड सोशल रिपब्लिक्स का मतलब ये है कि वहाँ की जो भी रिपब्लिक्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो भी मतलब जनता है वो सभी क्या है, समान है, इक्वल है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और मिलेगी सुनने के लिए, देखने को, कि
यहाँ पर कई सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि एब्सोलिस्ट हो गए और यूटोपियन वगैरह। तो पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो द फर्स्ट print of the series shows the people of European and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायग्राम में जो फर्स्ट है, इसकी एक सीरीज़ है, इसमें सबसे पहले यूरोप और अमेरिका के ही लोग जो हैं वो दिखाए गए हैं। ठीक है, डायग्राम में सबसे पहले यूरोप के और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, और सबसे आगे अगर मैं कहूँ तो अमेरिका थी। ठीक है, अमेरिका के लोग सबसे आगे थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है मतलब मेल्स और फीमेल्स की एक लंबी सी लाइन बनी है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की क्या करते जा रहे हैं, वंदना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता का मतलब कि सिंबल है। ठीक है, फ्रीडम का एक सिंबल है। तो जैसे कि आपको पता भी होगा फ्रेंड्स की जो भी मतलब कि फ्रेंच वाले थे, वो इंडिपेंडेंस को एक फ़ीमेल का फिगर देते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्रेंच हो या कोई भी इंडिया हो, सॉरी कोई भी कंट्री हो। जैसे आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी हम जो है वो फीमेल फिगर ही देते हैं, बिकॉज हम भी भारत माता बोलते हैं, है ना। तो भारत माता एक फीमेल फिगर है, जो कि ये शो करती है कि वो जो कंट्री है वो एक मतलब कि उसमें जो इंडिपेंडेंस है वो फीमेल का मतलब कि फिगर शो करता है। तो as you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other। यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे, आपको याद होगा कि फ्रेंच में लोग जो है वो फीमेल फिगर तो देते ही हैं, बट साथ में यहाँ पर क्या है कि लोगों के पास अपनी एक मशाल है। ठीक है, और साथ ही एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में क्या है, एक टाइप का यहाँ पे मतलब कि वहाँ पर राइट्स का एक घोषणा पत्र है। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ अ मैन इन द अदर। ठीक है, एक हाथ में जो है वहाँ पर चार्टर है और दूसरे हाथ में जो है उनके एक हाथ में मशाल है। ठीक है, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाई द shattered remains of the symbols of absolutist इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे डायग्राम में, ज़मीन पर सबसे नीचे साइड में ये कुछ चीज़ें बिखरी हुई सी दिख रही हैं। ये क्या है? ये एक तरह का जो है वहाँ पर ये शो कर रहा है डायग्राम में कि ये किंग वगैरह के जो है क्राउन्स हैं, और ये शो कर रहे हैं कि अब जो है यहाँ पर क्या हो चुका है, किंग का जो भी गवर्नमेंट है वो फिनिश हो चुका है। अब लोगों के बीच में जो है वो गवर्नमेंट होगी पब्लिक की। ठीक है, जो भी इलेक्ट किया जाएगा वो पब्लिक के थ्रू किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें किसी भी राजा का शासन नहीं चाहिए, ये डायग्राम में यही शो कर रहा है। जैसे आप अभी भी देखते होंगे कि जब कभी भी किसी का विरोध करना होता है तो अक्सर उसका पुतला फूंक देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि उसके मतलब कि लोगों को जो है वहाँ पर क्या करते हैं, उसका पुतला फूंक देते हैं या फिर हटा देते हैं वहाँ पे लोगों को। ठीक है, मतलब कि उसको पसंद नहीं करते जब, तो वो इसी टाइप से जो है उसका विरोध करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई गई सिंबल में कि डायग्राम में कि उनके जो भी क्राउन्स हैं उनको तोड़ के फेंक दिया गया है। मीन्स अब हमें राजा का शासन नहीं चाहिए, इनका कहने का मतलब यही है। Then in Soriu's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and nations custom। यहाँ पर जो है एक वर्ड है यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स है एक ऐसे समाज का इमेजिन करना जो कि इतना ज़्यादा मतलब कि आदर्श हो या इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा हो, जहाँ पर लोगों को एकदम इक्वालिटी मिले। एज कैन यू से जैसे कि आप सुने होंगे रामराज। ठीक है, रामराज जो है यहाँ पर ऐसा बन जाए नेशन, इन लोगों ने ये इमेजिन किया था। तो यूटोपियन का मतलब यही होता है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब ये वास्तव में इतना ज़्यादा अच्छा होना असंभव है। ऐसा तो नहीं होता है कि एकदम ही मतलब रामराज मिले, अब वो मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसा इमेजिन किया था।
तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है इसमें बताई गई हैं। और इस डायग्राम में आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो आपके यहाँ पर लोग जो है रन करके जा रहे हैं, सबसे आगे जो है यहाँ पर इनमें डायग्राम में यहाँ पर सबसे आगे जो है वो अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं, ठीक है। जो फ्लैग लेके जा रहे हैं सबसे पहले वो पहुँचे हैं, मीन्स उनको इंडिपेंडेंस क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। तो सबसे आगे डायग्राम में जो है वो अमेरिका के लोग हैं और स्विट्ज़रलैंड है। जस्ट फ्रांस उसके पास अभी अभी पहुंचा है, अभी पहुंचा, मीन्स वो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है। और उसके पीछे जो है जर्मनी है एंड उसके पीछे जो है ये सारे लोग हैं। तो इनका मतलब है कि अभी इनको इंडिपेंडेंस मिला नहीं है बट मिलने ही वाला है, इसलिए ये बहुत ही हैप्पी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही सारी चीज़ें जो है फ्रेडरिक सॉर्यू ने इमेजिन की और डायग्राम में बनाई। एक और है यहाँ पर अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन एक फ़िलासफ़र हैं, फ़िलासफ़र मीन्स यहाँ पर एक दार्शनिक हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है नेशन के लिए एक अपनी थॉट को रिप्रेजेंट किया। उनके अकॉर्डिंग नेशन का मतलब क्या है, अ नेशन इज़ द क्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एडवेंचरस सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। एक नेशन का मतलब होता है कि लंबे प्रयासों, त्याग और उसमें निष्ठा का क्या होता है, एक पॉइंट होता है, चरम बिंदु होता है। तो अ हेरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। यानी कि जो भी मतलब वहाँ की वीरता होती है उससे पूरा होना चाहिए, और अतीत और महापुरुषों के नाम और गौरव से क्या होना चाहिए कि यह सोचना चाहिए कि वो एक सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार जो है वो किया जा सकता है। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि नेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर पेपर में आएगा तो आप इसे लिख सकते हैं। देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी इतना हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर जो है स्विट्ज़रलैंड एंड अमेरिका जस्ट अभी अभी पहुँचे हैं, और जर्मनी जो है जस्ट वहाँ पे क्या है, पीछे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोल्डन एंड ट्राई कलर्स का उन लोगों ने फ्लैग यहाँ पर लिया है, ठीक है। गोल्डन, ब्लैक एंड रेड कलर का, ये जो गोल्डन, ब्लैक और रेड कलर की फ्लैग्स आप देख रहे हैं ये आपकी जो है जर्मनी के फ्लैग्स हैं। और इसी फ्लैग को जो है इंडिकेट किया जा रहा है कि दिस इज़ द फ्लैग ऑफ जर्मनी, एंड जर्मनी जस्ट अभी क्या होने वाली है, फ्रीडम अचीव करने वाली है, बट अभी की नहीं है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग यही चीज़ है। तो यहाँ पर एक और ये भी है कि उसके आगे देखते हैं कि जैसे जर्मनी बेयरिंग द फ्लैग रेड एंड ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग। Then, interesting, at the time when Soryu created this image, the German people did not yet exist as a united nation. मीन्स जब ये फ्रेडरिक सोर्यू ने जब ये इमेज को ड्रॉ किया था उस समय क्या हुआ था कि जर्मनी को जो है अभी कोई भी एक नेशन नहीं बनाया गया है, बट उन्होंने इमेजिन कर लिया है कि अभी बनाया भले ही नहीं गया, अभी हुआ नहीं है, बट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि यहाँ पे द फ्लैग दे कैरी एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स 1848 में जैसे कि इन लोगों ने जो भी झंडा हाथ में लिया है, फ्लैग लिया है, वो 1848 का मतलब जब वहाँ पर क्या हुआ कि जब जर्मन जो है मीन्स जर्मनी जब रियली जब फ्री हुए तो उन लोगों ने इसी को ही अपना क्या बनाया, एक नेशनल फ्लैग जो है बना लिया, ठीक है। फिर अब इसी के बाद में आप और भी देख रहे हैं, जर्मनी के बाद जो है यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसके अलावा जो है वहाँ पर क्या है, पोलैंड वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे जो भी कंट्रीज़ हैं ये उन्हीं के बाद क्या होंगे, धीरे धीरे ये भी इंडिपेंडेंट होने लगेंगे। और इन सभी को जो है ऊपर से जो है भगवान का, गॉड का आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है। वहाँ से जो है भगवान जो है दिखाया जा रहा है कि इनसे बहुत ही हैप्पी हैं इस टाइप के नज़ारे को देख करके, ठीक है। और जो भी यहाँ पर आर्टिस्ट हैं मीन्स फ्रेडरिक सोर्यू है, उन्होंने ये जो है बनाया, दिखाया कि ये जो सिंबल दिखा रहा है मीन्स जो भगवान है सभी हैप्पी हैं, इसका मतलब ये है कि ये सभी क्या है, बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक सभी राष्ट्र क्या हो चुका है, एक हो चुका है। देन हम पढ़ेंगे दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी
ऑफ द इशू विजुअलाइज्ड बाय सॉर्यू इन फिगर 1। ये जो चैप्टर 1 है यहाँ पर बहुत सारी जो है चीज़ें विजुअलाइज की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर फिगर में चैप्टर 1 के इस फिगर में जो है विजुअलाइज की गई हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। मीन्स जो है 19th सेंचुरी जो है, ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, उसमें जो भी नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद क्या हो गया था, एक ऐसा ताकत बनकर उभरा था, निकला हुआ था, जिसने यूरोप के जो भी पॉलिटिकल है और साथ ही जो उनका मेंटालिटी है उसमें क्या कर दिया, चेंजेस ला दिया। यहाँ पर जो इस फिगर के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई जा रही है। और 19th सेंचुरी में लोगों के अंदर जो है वो एक नेशनलिज्म जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया, उनके अंदर से वो चीज़ फीलिंग आने स्टार्ट हो गई। The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of multinational dynasty empires of यूरोप। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से जो भी चेंजेस हुआ है वो लास्ट में जा कर के एक वहाँ पर नेशन स्टेट बन गया। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर इज एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इन यूरोप। यहाँ पर क्या है, यूरोप में लंबे समय से क्या हो रहा था कि एक मॉडर्न एक यहाँ पर क्या हो रही थी, थिंकिंग स्टार्ट हो रही थी लोगों में, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी कि ठीक है एक नेशन बनना ज़रूरी था, जिसमें लोगों ने ये बता दिया कि यहाँ पर क्या है कि एक सेंट्रल पावर जो है वो बनेगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, but a nation state was one in which the majority of its citizen and not only its rulers come to develop a sense of common identity and start and shared history और descent। यहाँ पर लेकिन क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे उसमें राष्ट्र सिर्फ नेशन सिर्फ केवल उनके शासन में नहीं बल्कि उसके सभी जो वहाँ के नागरिक थे उसमें भी क्या होने लगी, एक पहचान निकलने लगी कि हर एक पूरा राष्ट्र नहीं बल्कि वहाँ की जो जनता है उसमें भी क्या होने चाहिए, मतलब कि नेशनलिज्म जो है वो होना चाहिए। तो इस टाइप से जो है इस चैप्टर में हमें जो है ये चीज़ देखा, मतलब कि दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू द बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। मतलब कि चैप्टर में देखा हमने कि 19th सेंचुरी में जो यूरोप था उसमें नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे अब स्टार्ट हो चुका है, वो अस्तित्व में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब नेशनलिज्म जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है अभी अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड जस्ट अभी फ्री हुए हैं, फ्रेंच वालों ने अपना मतलब कि इंडिपेंडेंस गेन कर लिया है, तो यूरोप क्यों पीछे रहेगा, यूरोप में ही ये सारी चीज़ें आती हैं फ्रेंच वगैरह। तो ये सारी कंट्रीज़ जो है वो अब अपने आप को क्या होने लगी, वो भी सोचने लगी कि हमें भी जो है फ्री होना है। तो जैसा कि आपका फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, अब आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। तो ये सारी जो विचार है, ये सारी जो थिंकिंग है लोगों के अंदर जर्मनी के जर्मनी को देख करके या फिर फ्रेंच को देख करके, तब पूरा यूरोप सोचने लगा कि हमें जो है अब इंडिपेंडेंट होना है। लेकिन स्टार्टिंग यहाँ पर फ्रांस से हुई है, ठीक है, फ्रांस से स्टार्टिंग हुई है लोगों की कि उनके मन में ये विचार आ चुका है कि अब हमें जो है वो फ्री होना है। बिकॉज आपको जो है अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के बारे में इसलिए नहीं जानना क्योंकि वो जो इंडिपेंडेंट हुआ था वो 1707 में हो चुके हैं, उनको अपना एक नेशन राष्ट्र उन्होंने अपना बना लिया, एक नेशन बना लिया है। बट यहाँ पर आपको यूरोप को पढ़ना है एंड यूरोप में फ्रांस भी आता है, तो स्टार्टिंग फ्रांस से हुई है रिवॉल्यूशन की, इसीलिए आपको फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड पढ़ना है द आइडिया ऑफ द नेशन, मतलब लोगों के मन में राष्ट्र का विचार कैसे आया ये जानना है। फिर धीरे धीरे जो है इसकी चेंजेस आप देखते जाएंगे, बढ़ते जाएगा कि कैसे कैसे लोगों के मन में विचार आना शुरू हुए, ठीक है। जैसे नहीं होता है कि एक को देख करके दूसरा जो है वो भी कंट्री सोचने लगता है कि जब ये लोग फ्री हैं तो हम क्यों नहीं, हर कोई चाहता है कि वो फ्री रहे, सभी को इक्वालिटी मिले, ठीक है, किसी को भी किसी टाइप का दबाव ना हो। तो ये चीज़ जो है सबके मन में रहती है। तो इसी को देख करके जो है सारी कंट्रीज़ जो थी उनके मन में आइडिया ऑफ द नेशन आया, ठीक है। तो अब पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद आइडिया ऑफ द नेशन देखेंगे।
यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ अ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो नेशनलिज्म की जो पहली यहाँ पर जो आपका फर्स्ट जो एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ है वो 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है कि जो आगे बढ़ता है वही आइडियल होता है, उसको देख करके लोग आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ फ्रांस ने यहाँ पे किया। फ्रेंच के लोगों ने सबसे पहले जो है नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट की, रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया 1789 में। ठीक है, 1789 में फ्रेंच वालों ने अपने आप को एक मतलब कि एक नेशनलिज्म बनाने के लिए, एक नेशन बनाने के लिए वहाँ पर डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। देन फ्रेंच, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लैग्ड territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। मीन्स जैसा कि आपको रिमेंबर होगा, ये चीज़ याद होगा कि 1789 में फ्रेंच ने क्या बनाया था, एक ऐसा नेशन बनाया था जिसके पूरे मतलब की जगह पर क्या था, एक मतलब कि एक मोनार्क किंग का क्या था वहाँ पर शासन था। ठीक है, मतलब कि पहले वहाँ पर एक मोनार्की थी। मोनार्की सिस्टम आपको पता है, मैंने बताया मोनार्की का मतलब ऐसा शासन जहाँ पर किसी किंग या फिर किसी क्वीन का क्या हो, मतलब शासन हो, राज हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि जो यहाँ के लोगों में क्या हुआ, फ्रेंच के लोगों ने क्या किया, जो इनमें पॉलिटिकल और जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी उनमें चेंजेस थे, उससे निकल करके फ्रांस के लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जो है मतलब उनसे बाहर निकल के वहाँ के लोगों ने सोचा कि अब हमें जो है अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स and practices that could create a sense of collective identity among the French people। स्टार्टिंग में ही क्या फ्रेंच वालों ने क्या किया, ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रेंच में लोगों में क्या हो सके, एक सामूहिक पहचान की भावना हो। ठीक है, मतलब सब कलेक्ट हो जाए। फिर लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर लोगों ने अपना एक नेशन बनाने के लिए जो है विचार ले ही आए। ठीक है, फिर वहाँ पर जो ये मतलब कि द आइडिया ऑफ ले पेट्री एंड द ले सेटियन, ये जो आइडिया है, मतलब कि जो यहाँ पर पिता का मतलब पितृ की भूमि और जो नागरिक का जो विचार है, मतलब सिटीजन बनने का जो विचार है, उन्होंने इस पर एक पूरा फोर्स दे दिया कि अब हम सभी को जो है एक नेशन बनाना है। ठीक है, पहले तो सब अलग अलग थे लेकिन लास्ट में क्या हुए, सब एक हो गए। देन यहाँ पर क्या हुआ, फिर एक नया फ्रेंच फ्लैग बना ट्राई कलर का। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तब यहाँ पर लोगों ने एक नया फ्रेंच जो है ट्राई कलर का एक फ्लैग स्टार्ट बनाया, फ्रेंच का फ्लैग बनाया, और लोगों ने जो है पहले वाले पुराने जो फ्लैग चल रहे थे, ये उसकी जगह पर उसको स्टेबलाइज कर दिया। The States General was elected by the body of the active citizens and renamed as the National Assembly। यहाँ पर जो स्टेट जनरल थे अब लोगों के जनता के द्वारा चुने जाने लगे और उनका नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। और फिर लोगों ने क्या किया, वहाँ पर नेशनल एंथम वगैरह जो है वो गाया, और लास्ट में जो है उन्होंने अपने नेशन का जो है नाम भी बदल दिया। मतलब कि वहाँ पर जो है अपने नेशनल एंथम गाए, उन्होंने ओथ वगैरह भी गाए, मतलब कस्में खाई, सब बहुत ही खुश थे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब जो है यहाँ पर मोनार्की ख़त्म हो चुका है। एंड लास्ट उन लोगों ने क्या किया, एक फ्रेंच को ही कॉमन लैंग्वेज बना दिया, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है ये जो फ्रेंच है यहाँ पर वो सब लोग बोलते भी थे और वही एक कॉमन लैंग्वेज, मतलब जैसे हमारे इंडिया में है हिंदी एक राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन मतलब राष्ट्रभाषा लोग मानते तो हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है बन गया। तो इस तरह से लोगों के मन में ये विचार आने लगा। लेकिन ये जो शासन था, ये जो खुशी थी, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। ठीक है, बहुत समय तक नहीं चल पाई। यहाँ पर भी क्या हुआ, लोगों में जैसे कि होने लगा, ठीक है, स्टार्ट तो था ही, ठीक है, नेशनलिज्म होने लगा। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद, ठीक है, उसके 10 साल के बाद 1799 में यहाँ पर क्या हुआ, एक नया किंगडम आया। ठीक है, यहाँ पर जो है नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन आ चुके थे वो 1799 में। उसके पहले कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ
कि when the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle classes began setting up of Jacobean clubs. जैसे ही बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चला तो लोगों ने भी अपना एक क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि 1719 में ही क्या होने लगा, यहाँ पर जो है लोगों ने अपने आप को रेडी कर लिया, ठीक है, हमारा नेशन हो चुका है, बन चुका है। बट यहाँ पर जो है नेपोलियन जो है वो अब नेपोलियन का राज जो है वो स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि कैसे नेपोलियन बनते हैं। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये मतलब यूरोप का एक ये है, मतलब कि मैप है, ठीक है, जो कि 1815 में बना है। 1815 का मैप है ये। उसके पहले जो था दूसरा था, ये 1815 का नया मैप बनाया गया है। इस मैप को अभी हम और देखेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। पहले हमें यहाँ पर नेपोलियन के बारे में जानना है कि नेपोलियन कौन है। नेपोलियन जो थे वो भी एक क्या थे, फ्रेंच में जो है वो फ्रांस में जो है आए थे। उन्होंने अपना एक शासन जो है वो बनाया, स्टेबलाइज किया, और उसने अपना एक कोड स्टेबलाइज किया जिसे हम कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर हम इसे कहते हैं यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड जो है उसे कहा जाता है। ये जो नेपोलियन है इसने क्या किया, फ्रेंच में, जैसे कि फ्रांस के लोग अभी बहुत खुश थे, ठीक है, वहाँ के लोगों में नेशन स्टेबलाइज्ड हो गया था, लोग सोच रहे थे कि चलो अब हम फ्री हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था, ज़्यादा दिनों तक नहीं हो पाया। 1804 में जो है नेपोलियन ने अपना कोड बना दिया, ठीक है। 1799 में क्या हुआ, यहाँ पर जो है मतलब नेपोलियन आ चुका था और उसने लगभग 4-5 साल के बाद जो है अपना एक कोड बना दिया। जैसे नहीं होता है कि ठीक है धीरे धीरे, पहले तो वो आया, रहना शुरू किया, फिर उसने अपना जो है नियंत्रण स्थापित किया लोगों के बीच में जो है, लेकिन फिर बाद में उसने एक अपना कोड बना दिया कि अब वहाँ पर जो है एक रूल चलेगा, ठीक है। इस रूल से ही सारे काम होंगे और इस रूल से ही सारी चीज़ें होंगी। तो इस रूल में होता क्या था ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, जो नेपोलियन कोड है, नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ बुरे काम भी किए। वैसे मेनली स्टार्टिंग में लगा लोगों को कि अच्छे ही काम कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि उसने डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, स्टेबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू द प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग में तो उसने बहुत अच्छे काम किए। उसने क्या किया, उसने जो जन्म पे आधारित जो भी अधिकार थे उसे समाप्त कर दिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि जो राजा है वही उसी का बेटा ही राजा बनेगा, उसने ये फिनिश कर दिया। लोगों के बीच में कानून की बराबरी कर दी, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार है उसे क्या कर दिया, सेफ रखा। एंड दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। यहाँ पर जो भी मतलब कि बना है, ये जो भी रूल बना है वो फ्रांस के अंडर में रहने लगा। वो जो भी क्षेत्र है वो फ्रांस के अंडर में रहने लगा, ठीक है। डच, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी, ये सभी क्या थे, उन लोगों ने क्या किया, नेपोलियन ने क्या कर दिया, उनमें जो भी प्रशासनिक जो भी विभाजन था उसको और भी इजी बना दिया, ठीक है। वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल जो भी वहाँ पे थे उसको और इजी बना दिया। और साथ ही उसने क्या किया, सामंती जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दी। मीन्स वहाँ पर उसने क्या कर दिया, वहाँ पर उसने जो है फ्यूडल सिस्टम को जो है वो एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड फ्रीड प्रेजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। मीन्स उसने क्या किया, किसानों को जो है वो दास वाली प्रथा थी और जागीरदारी वाली प्रथा थी उससे मुक्ति दिला दी। और शहरों में भी लोगों के बीच में जो भी मतलब कि सीरीज़ बनती थी उसको हटा दिया। सब कुछ उसने लगभग बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसने कुछ जो है अलग काम भी किए, वो भी आपको जो है यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एक टाइप का क्या है, ये एक ज़ोल्वेरिन जो है, ये आप इसके बारे में समझेंगे। सॉरी, ज़ोल्वेरिन नहीं, ये एक डायग्राम है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग हैं उनके बीच में जो है किस टाइप से जो है जर्मनी के लोगों में स्वतंत्रता का जो बीच में आप देख रहे हैं वृक्ष जो है वो बोया गया है, ठीक है। मतलब बीच में एक स्वतंत्रता का वृक्ष, मतलब कि उनके बीच में ये बात डाल दी गई है, ठीक है, कि अब आपको फ्री होना है, आपको फ्रीडम होना है। तो ये उसी का डायग्राम दिखाया गया कि स्टार्टिंग में किस तरह से लोगों के बीच में ज़बरदस्ती हो रही है, उनसे चीज़ें हक छीने जा रहे हैं, इसको आपको दूर हटाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में बताई गई हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे एंड उन लोगों ने अपने आप को फ्री जो है वो फाउंड कर लिया था। लोगों ने सोचा कि अब नेपोलियन बहुत अच्छा है, उसने अच्छे काम किए।
लेकिन उसने कुछ खराब काम भी किए थे। जैसे क्या किया उसने, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe, all seems to outweigh the advantages of administrative changes. उसने क्या किया, उसने जितने भी टैक्स थे उसको बढ़ा दिए, ठीक है, सेंसरशिप को उसने बढ़ा दिया, और सबसे मेन बात, ज़बरदस्ती लोगों को उसने क्या किया, मतलब आर्मी में जो है भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। लोग सो रहे हैं या कुछ भी करे, पकड़ के ले आए, चलो आर्मी में भर्ती हो जाओ। ये उसने क्या किया, ये खराब काम किया, और ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन ये नेपोलियन जो था, ये भी ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में जो है ये इस तरह की जो भावना है वो आ चुकी थी कि नेपोलियन जो है वो हमारे लिए अब अच्छा नहीं रहा, ठीक है। उसने कुछ तो अच्छे काम किए, उसने इक्वालिटी रखा, हर चीज़ तो रखा, बट उसने ये काम अच्छा नहीं किया, ठीक है। लोगों से ज़बरदस्ती वो आर्मी में उसको शामिल नहीं कर सकता है। फिर यहीं पर आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये नेपोलियन है, ठीक है। इस नेपोलियन का डायग्राम बनाया गया है, और इसको ये दिखाया गया है कि यहाँ पर एक जो है वॉर होता है, ठीक है। वहाँ पर एक वाटरलू का वॉर होता है 1813 में, ठीक है, सॉरी 1814 में होता है ये वॉर। यहाँ पर होता क्या है, 14 से 15 के बीच में होता है। ये जो नेपोलियन है, इसको डायग्राम में ये शो करके दिखाया गया है कि इसके पास पहले बहुत सारी कंट्रीज़ के पावर्स थे, फिर धीरे धीरे इसके जो ये पावर्स, ये जो पेजेस आप देख रहे हैं, ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये कोई पेज नहीं है, इसको इमेजिन करिए कि ये कंट्री है। ये क्या किया, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है कि नेपोलियन जो है वो, मतलब कि उसने जो है, जब उसने युद्ध किया, ठीक है, उसने बैटल किया, ठीक है, तो वहाँ से क्या हो गया, वो हार कर चला आया। जैसे एक पोस्टमैन की सारी चिट्ठियाँ गिर जाती हैं, वो लिख दे देता है, वही चीज़ यहाँ पर जो है एक नेपोलियन जो है उसको ये बना करके पोस्टमैन को के जैसे शो करके दिखाया गया कि उसने अपना सब कुछ गवा दिया है। द कैरियर ऑफ रेनलैंड लॉसेस एल ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फॉर लिप्सिंग, मतलब कि राइनलैंड का जो डाकिया है वो लाइप्सिंग से आते हुए सब कुछ क्या कर देता है, गंवा देता है, खो देता है। ये चीज़ इसमें बताई गई है कि इस टाइप से जो है वहाँ पर क्या है कि ये जो नेपोलियन है उसने क्या किया, सब कुछ गवा दिया, ठीक है। तो अब लास्ट में नेपोलियन हार जाता है और वहाँ चला जाता है, और बourbon डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे बन जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है अगला जो आपका टॉपिक है वो पढ़ना है, ठीक है। कैसे वहाँ पर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है लोगों के अंदर नेशन, आइडियाज़ ऑफ नेशंस तो आने लगे, ठीक है, लेकिन अब जो यूरोप है उसमें कैसे नेशनलिज्म स्टार्ट हुई, ये हमको नेक्स्ट में देखना है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। अभी तक आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह से फ्रेंच के लोगों को जो है नेशनलिज्म की ज़रूरत हुई और वहाँ पे नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ। पहले स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब लगा लोगों को कि अब मुझे जो है, हम लोगों को अपना खुद का एक नेशन बनाना चाहिए, हम किसी से दब के नहीं रह सकते, तो अब वहाँ पर लोगों ने जो है फ्रीडम स्टार्ट की, अपने आप को फ्रीडम जो है वो डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अब जो है हम पढ़ेंगे कि यूरोप में कैसे जो है वो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, ठीक है। फ्रेंच में तो हुआ, ठीक है, फ्रांस का आपने 9th में भी पढ़ा होगा, यहाँ पर वही चीज़ है और आपने और अच्छे से समझ लिया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पार्ट को अब देखेंगे।